हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 2022 में कंडक्ट होने वाले नीट एग्जाम्स की फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन पे। आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ सालों से नीट में जो पेपर कंडक्ट किया जा रहा है वो दो सेक्शंस में आ रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में पाए जाने वाले सभी क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, मतलब आपको सभी के सभी अटेंड करने हैं। जबकि सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं होते, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम केवल सेक्शन ए पर पूछे गए क्वेश्चंस पे स्टडी करेंगे, सेक्शन बी पर हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इफ आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नीट 2022 के फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन पे, जिसमें सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया? सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब दो रेजिस्टेंस है, पहला 100 ओम रेजिस्टेंस है और दूसरा कितना है, 200 ओम रेजिस्टेंस है। इनको कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलल में कनेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी मींस H, थर्मल एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन गिवन टाइम मींस टाइम सेम है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो, अपने को रेशियो पता करना है। अब देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। जूस लॉ ऑफ हीटिंग हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था H इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक फॉर्मूला और था H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इनटू T। अब देखा जाए तो धर्म संकट में पड़ गए। अब इस फॉर्मूले में H जो है वो R की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यदि मैं इस फॉर्मूले को फॉलो अप करता हूं तो हीट का जो रेशियो होगा वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, मींस 100/200 1:2। लेकिन यदि मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूं तो H R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना आंसर होना चाहिए H1/H2 R2/R1, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मुझे कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करना है? सबसे पहले आप ये देखिए कि 100 ओम एंड 200 ओम किस में, सीरीज में के पैरेलल है। क्वेश्चन में बताया गया कि पैरेलल के अंदर है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि सीरीज के अंदर कभी करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल के अंदर कभी वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। तो मींस इन दोनों केस के अंदर दोनों 100 ओम और 200 पर वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करना चाहिए? H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इनटू T। दोनों कंडक्टर में V सेम, T सेम होगा, क्वेश्चन में मेंशन किया गया। तो H किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब हमें प्रेफर करना चाहिए? इफ इसी क्वेश्चन के अंदर यदि कहता कि दोनों कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को प्रेफर करता। तो नीचे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 200/100। करेक्ट आंसर 2:1 हो जाएगा। यही सवाल में कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर वो कहता है कि दोनों कंडक्टर सीरीज में है तो H R की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो उस केस में 100/200 H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2 के अकॉर्डिंग 1:2 आंसर टेक होता है, ठीक है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये कहा गया है द होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। तो इनके पोटेंशियल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सिंपल सवाल, मैं इसको बहुत ही बेसिक कैटेगरी के अंदर कंसीडर करूंगा। तो मैं अच्छी तरह पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू kq/r। क्या होता है? kq/r। K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। Q चार्ज, क्वेश्चन में साफ कहा गया कि चार्ज दोनों पे सेम है। तो V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां R किसको रिप्रेजेंट करता है? स्फीयर की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी रेडियस कम होगी उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा? ज्यादा होगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। एकदम बेसिक कैटेगरी। तीसरा सवाल एक अच्छी कैटेगरी में, बेसिक से एक स्टेप को अपन इसको ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। When two monochromatic light of frequency nu and nu by 2, incident on a photoelectric matter, then their stopping potential become Vs/2 and Vn। मतलब मैंने nu की लाइट गिराई तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 आया, और nu/2 की लाइट गिराई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? Vs आया। अब आइंस्टीन की इक्वेशन सभी को पता है। यहाँ पर आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है? W इज इक्वल टू W0 प्लस EV0। कोई डरने वाली बात नहीं है, दो केस दे रखे हुए तो दो इक्वेशंस बनेगी
और इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें अच्छी तरह आता है। चलो पहली इक्वेशन को लेते हैं। जब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब W इज इक्वल टू एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। W नॉट मुझे नहीं पता और V नॉट कट ऑफ पोटेंशियल क्या है Vs/2, तो E Vs/2 इक्वेशन नंबर 1, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। जब मैंने nu/2 की लाइट ली है तब इक्वेशन बनेगी h nu/2 इज इक्वल टू अगेन W नॉट, बट इस बार कट ऑफ पोटेंशियल Vs आया, तो इक्वेशन क्या रहेगी E Vs, इक्वेशन नंबर 2। क्यों ना इक्वेशन 1 को या फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में घटा दिया जाए, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, h एक मिनट ऐसा कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई मत कीजिए, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, एक्चुअली सॉरी मैं चाहता Vs अपना कैंसिल हो जाए, इस हिसाब से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में घटा दिया जाए, तो 2 को h न्यू से मल्टीप्लाई किया 2h न्यू, तो 2h न्यू माइनस h न्यू/2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 2 को W नॉट से मल्टीप्लाई किया 2W नॉट से W नॉट किया तो क्या बचा W नॉट और प्लस 2 को E Vs/2 से मल्टीप्लाई किया तो E Vs और E Vs से E Vs कैंसिल हो गया, बस हो गया। तो 2h न्यू से h न्यू/2 गया तो कितना होता है 3/2 ऑफ h न्यू और W नॉट क्या होता है h न्यू नॉट, h से h कैंसिल, न्यू नॉट इज इक्वल टू 3/2 न्यू, जो आपको ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज द ए, करेक्ट है 3/2 न्यू, ठीक है। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, देखिए इतना कॉमन सवाल ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर तीसरा सवाल नहीं पूछा गया है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हमें टेम्परेचर का रिलेशन एक तो कंडक्टर के साथ और एक सेमीकंडक्टर के साथ पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो चाहे मेडिकल सेक्टर हो, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस होते हैं, कंडक्टर के रेजिस्टेंस तो क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस वो क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज। दोनों के कारण आपने चैप्टर्स में पढ़े होंगे। एक कंडक्टर में बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो टकरों की, दो कोलिशन के बीच का टाइम कम हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिनसे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मींस रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होते हैं। तो करेक्ट आंसर आप पढ़ लीजिए, ए ऑप्शन डिक्रीजेस फॉर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस, डी आंसर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर के रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होंगे और सेमीकंडक्टर के क्या होंगे डिक्रीज होंगे, तो करेक्ट आंसर डी है। वैसे नीट के अंदर पेपर क्वेश्चन सफल होते हैं, ऑप्शन शायद हो सकता है जो यहाँ डी में दे रखा हो वो आपके ए में दे रखा हो, तो उसका करेक्ट आंसर इसमें डी पे लिखा हुआ है इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। आप लॉजिक पे फोकस कीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर के रेजिस्टेंस बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर घटेगी। अब उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को क्या कर लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए। हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल ग्रेड का सवाल। इफ द टेंशन का स्ट्रेच स्ट्रिंग डबल देन द रेशियो इनिशियल फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ट्रांसवर्सिव वेव में स्पीड का फॉर्मूला, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्सिव वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है v = √t/μ, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। यदि मैं टेंशन को डबल करूंगा तो स्पीड √2 टाइम्स हो जाएगी, v1/v2 = √t1/t2। t से t गया तो 1/√2, करेक्ट आंसर था 1/√2। तो हम आंसर क्या टिक कर सकते हैं, डी टिक कर सकते हैं। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल, बेसिक ग्रेड के अंदर सवाल को कंसीडर किया जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी ईएम वेव, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, आप उसको लर्निंग टाइप का चैप्टर है, आप उसको याद करें पूरा का पूरा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सभी ईएम वेव का वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर याद करें और फ्रीक्वेंसी का ऑटोमेटिक रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा।
जाएगा। वेवलेंथ को घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, फ्रीक्वेंसी को घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में आपको याद होना चाहिए। ऐसा ही सवाल दे रखा हुआ है, इसका आंसर ए है। थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है तो इसके पीछे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो मैं घटते हुए क्रम में बताता हूँ। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इंफ्रारेड की, उसके बाद विजिबल की, उसके बाद यूवी रेस की, उसके बाद एक्स रे की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की। तो उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन टिक कर दीजिए, जिसके अंदर करेक्ट आंसर होगा एएम रेडियो वेव्स का कनेक्शन तो जाएगा 2 नंबर से 10 की पावर 2 मीटर, फिर माइक्रोवेव का जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, इंफ्रारेड का जाएगा 10 की पावर -4 मीटर, और एक्स रेज का जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे कम वेवलेंथ में एक्स रेज और गामा रेज आती है। गामा रे नहीं दे रखा हुआ है तो एक्स रे सबसे कम में जाएगी, तो 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब हम 7 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक अच्छी ग्रेड में सवाल को कंसीडर किया जाता है, मॉडरेट लेवल में कंसीडर किया जा सकता है। 7 सवाल क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter। आपको सभी एमआई याद होने चाहिए। देखिए, डिस्क के मैं चारों एमआई आपको बोल कर बताता हूँ। सबसे पहला एमआई about an axis passing through its center and perpendicular to plane of paper, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है, mr² क्या mr²/2 about its diameter mr²/4। आपको सिर्फ डिवाइड बाय 2 करना है। प्रिंसिपल एक्सिस को डिवाइड बाय 2 कर दो, अबाउट द डायमीटर आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mr²/2। और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, जैसे ये डिस्क है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल कि जो कहां से पास हो, सेंटर से पास होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, और ये हमारा डायमीटर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2 और डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4। तो इसमें एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो mr²/2। इफ इसको मैं mk² से कंपेयर करूं तो k आएगा मेरा r/2। k कितना आएगा, r/2। और दूसरा उसके डायमीटर के अबाउट बोला है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। इफ इसको mk² से कंपेयर किया जाए तो k क्या आएगा, r/2 आएगा, और दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं, k1/k2 = r/2 डिवाइड बाय r/2। तो करेक्ट आंसर इज द 1/2। करेक्ट है 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे रे ऑप्टिक्स का सवाल है और पर सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। रे ऑप्टिक्स से जो उम्मीद लगा के चलते हैं कि टफ क्वेश्चन आएगा, नहीं, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया। अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंस का रिफ्रैक्टिव 1.5 दिया हुआ है, तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला सभी को याद होगा, 1/f = μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां μ2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें दे रखा हुआ है 1.5, μ1 होगा 1 ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी हुई है। आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि लेंस बाइकॉन्वेक्स है कि बाइकॉन्केव है। यदि बाइकॉन्वेक्स है तो r1 पॉजिटिव साइन के साथ, r2 नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और इफ बाइकॉन्केव है तो r1 नेगेटिव साइन के साथ और r2 पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। बाइकॉन्वेक्स है तो r1 पॉजिटिव साइन के प्लस का 20 और r2 माइनस का 20। माइनस प्लस सॉल्व कर लीजिए। 1/f = 1.5 - 1 0.5 into 1/2 20 + 1/20 2/20। तो 1/f = 0.10 आया, 2 से 2 कैंसिल, 1/20। सबको पता है कि 1/f क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है। क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है। वैसे ऐसा कीजिए, पहले फोकल लेंथ निकाल दीजिए। फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, मीटर बदलते तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। पावर इज द 1/फोकल लेंथ। फोकल मीटर में लेनी पड़ती है इसके अंदर, तो 1/0.2 5 डायप्टर इज द करेक्ट आंसर। 5 डायप्टर इज द करेक्ट आंसर। तो अपना आंसर जाएगा, एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 1.5 - 1 0.5 एकदम करेक्ट। 1/2/22 से 20 कट गया, 2 से 20 कट गया 10 बार, ठीक है।
2 से 1/20, ठीक है कोई दिक्कत, 20 0.2 एकदम करेक्ट आंसर, तो 1/0.2 5f। हम अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेसिक कैटेगरी में सवाल को डाला जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन को, सबसे बेसिक कैटेगरी में, क्योंकि सीधा साधा एक रिलेशन बेस पर ग्राफ पूछा गया। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल किसको नहीं पता, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। हमने केमिस्ट्री में भी रिलेशन पढ़ा है, हमने फिजिक्स में भी रिलेशन पढ़ा है। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिलेक्ट हो जाएगा, ए आंसर। एकदम सीधा साधा सवाल, मतलब सबसे इजी ग्रेड में सवाल को कंसीडर किया जाएगा। 10वां सवाल, 10th नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर ईएम वेव से, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है कि ईएम वेव से 2 सवाल पूछे जाएं, बट इस पेपर के अंदर ईएम वेव से कंटिन्यूटी में दूसरा सवाल पूछा गया है। व्हेन द लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिफ्रैक्ट, relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light is given by। आपको अच्छी तरह पता है लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ईएम वेव में आपने ये पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में लाइट की स्पीड होती है 1/√μ0 की जगह म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। सभी को पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का। 1/√μ0 एप्सिलॉन की जगह आप c लिखिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा c/√μr एप्सिलॉन r। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सीधा परोसा हुआ है आपके सामने। हम अपने 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस, बहुत ही आसान सवाल, सीधा फॉर्मूला बैलेंसिंग क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखना, नीट में कभी पेपर टफ नहीं आता, इस बात को हमेशा दिमाग में लेके चलना। हम फालतू ही डरते हैं, एक फिजिक्स को हवा बना के चलते थे, फिजिक्स कैसी आएगी, फिजिक्स कैसी आएगी। नीट में कभी पेपर टफ नहीं आता, नीट की सिर्फ कट ऑफ ज्यादा होती है, सिर्फ नीट की कट ऑफ ज्यादा होती है। नीट में कंपटीशन टफ, पेपर टफ कभी नहीं आता। सीधे साधे फॉर्मूले भी सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्फिडेंट रखा जाए तो सीधे सटीक। यदि हम फॉर्मूलों को भी पढ़कर जाएं और फॉर्मूलों को मैं अप्लाई करना परफेक्टली आता है तो उस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैक। अब जैसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 11Na22, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पर X बना, यहाँ पे E+ और ये न्यू, इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। जैसे रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे इजी। E पॉजिटिव का मतलब होता है बीटा डीके, तो +1 E0 11 1, तो यहाँ क्या आएगा 10 + 1 वापस 11 होता है, ये नहीं होता है, बैलेंस होनी चाहिए। और यहाँ 22 क्योंकि ऊपर 0, तो 10x22 करेक्ट आंसर इज द डी। करेक्ट आंसर इज द डी। सिंपल सादा सवाल, बार बार सवाल, नीट में रिपीटेड क्वेश्चन, नीट में रिपीट हुआ सवाल। लगभग दुनिया के सारे क्वेश्चन एग्जाम इस सवाल को पूछ सके, और क्यों नीट ही पूछ चुका है सवाल को, वापस रिपीट मारा है नीट ने सवाल। आपके सामने पीवी ग्राफ दे रखे हुए हैं 4, आपके सामने 4 पीवी ग्राफ दे रखे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो इसमें क्या पूछा गया है, द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें से एडियाबैटिक प्रोसेस को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है, मैं चारों कर्व के बारे में बता देता हूँ। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आइसोबैरिक को, कांस्टेंट प्रेशर। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है आइसोकॉरिक को, बचा 3 नंबर और 2 नंबर। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3 नंबर तो रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल को, और 2 नंबर रिप्रेजेंट करेगा एडियाबैटिक को। सर आपको कैसे पता चला कि 3 नंबर आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें सिंपल सी बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होती है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इफ आमने सामने 2 पॉइंट लिए जाए और उन पे क्या ड्रॉ की जाए, टेंजेंट ड्रॉ की जाए। एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ कर दी, ये बना रही थीटा बनेगा, और एक टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, तो ये एंगल बना रही थीटा 2 एंगल। जिसका थीटा ज्यादा बनेगा वो एडियाबैटिक होगा, जिसका थीटा कम बनेगा वो आइसोथर्मल होगा। तो इसमें 2 नंबर एडियाबैटिक होगा और 3 नंबर कौन सा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल और रिपीटेड क्वेश्चन।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपीटेड सवाल है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही मोशन लॉ स्ट्रिक्ट रैंक का सीधा उठाया गया सवाल, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या कहता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर? इफ कोई भी ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5:9 में होता है। मतलब S1:S2:S3 1:3:5। तो एक ऑब्जेक्ट को यदि छत से ऊपर टॉप टावर से ड्रॉप किया जाए तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चलेगा, सेकंड सेकंड में 15 मीटर चलेगा, थर्ड सेकंड में 25 मीटर चलेगा, फोर्थ सेकंड में 35 मीटर चलेगा। आप रेशियो निकालिए, 1:3:5:7 में आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मतलब सेंटर ऑफ मास का सबसे बेसिक फॉर्मूला। दो ऑब्जेक्ट है, पहला 10 केजी का है और दूसरा कितने केजी का है? 20 केजी। दो पॉइंट मास 10 केजी 20 केजी आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। हम यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर थे 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 10,0। तो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 केजी, बताओ 10 केजी से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? तो सेंटर ऑफ मास का x कौन होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? 10, x1 कितना है? 0, m2 कितना है? 20, x2 कितना है? 10 अपॉन m1 प्लस m2 30। तो 200 अपॉन 30, तो 20/3 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। 15 नंबर क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड सब का सवाल है, जिसके अंदर आपसे सीधा साधा सवाल पूछा गया है। पावर क्या दे रखी हुई है? 100 किलोवाट। पावर दे रखी है 100 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ है, पावर दे रखी है 100 किलोवाट और टाइम हमें दे रखा है 1 आवर। 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी होगी? 100 की the energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour। सबको पता है पावर इज इक्वल टू है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। अच्छा, पावर क्या है? 100 इंटू 10 की पावर 3, बस किलो हटाया 10 की पावर 3 लगाया। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो करंट 36 इंटू 2 2 4 4 3 7 10 की पावर 7 जूल। 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। करेक्ट आंसर इज द बी। अब अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है? 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल सवाल। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी लिफ्ट है, ये हमारी लिफ्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। लेट इसमें m मास का एक ऑब्जेक्ट है, लिफ्ट और दोनों को मिला के 2000 kg तक का लोड ले सकती है। तो इसका वेट नीचे लगेगा 2000 kg। कितना? 2000, मतलब 20,000 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। The friction force opposing the motion, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के रिवर्स में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा जो दे रखा 3000 न्यूटन। यानी टोटल नीचे हो गया 23,000 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ हो गया। एक तो 20,000 न्यूटन वेट और 3000 फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगने वाला लोड 3000, तो टोटल 23,000 लोड को लिफ्ट क्या कर रही है? ऊपर की तरफ कैरी कर रही है। तो लिफ्ट को कितनी पावर इस्तेमाल करनी है? सबको पता है पावर बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी। टोटल कितना फोर्स उसको कितने फोर्स के अगेंस्ट में उसको काम करना पड़ रहा है? 23,000 न्यूटन, 23,000 और स्पीड कितनी है? 1.5। आराम से सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा 34,500 वॉट की पावर लिफ्ट की क्या होगी? इस्तेमाल होगी, यूज होगी। हम अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल। हाँ यस, मैं इस सवाल को अच्छी ग्रेड के अंदर कंसीडर करूंगा। हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या कहना चाहता है ये। बट सवालों को देखकर इतना डरना नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा पुट करो। हाँ यस, मैं ये एग्री करता हूँ कि 17 नंबर क्वेश्चन इतना बहुत प्रेशर रहता है हमारे ऊपर और हम फॉर्मूले क्लिक नहीं कर पाते। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हम इन फॉर्मूले को उतना रिकॉल कर पाएंगे, इतनी कैच कर पाएंगे। सवाल क्या कहना चाहता है? अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ 10 मीटर है, रेडियस दे रखी है 10 की पावर -2 अपॉन √π।
हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। द करंट डेंसिटी इन द वायर, करंट डेंसिटी जी हमसे पूछा गया है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। इतना डाटा देकर बच्चा पहले ही डिप्रेशन में आ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता मुझे करना क्या है। बट शुरुआत तो उसको एक बार करनी ही पड़ेगी। कैसे? अब फॉर्मूला को आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे बढ़ाता है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फॉर्मूला ऐसा तैयार हो जाएगा जिसमें सारा डाटा दे रखा होगा। तो ओम्स लॉ तो सबने पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर वाला नहीं कह रहा हूँ, J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म के अंदर J इक्वल टू सिग्मा ई सबने पढ़ रखा हुआ है। J पूछा है, E ये रहा, सिग्मा को सेट करना है, सिग्मा को सेट करना है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला बन गया E बाय रो, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाई ई। तो रो क्या होगा? आर ए रो, क्या होगा? आर ए बाई एल। रो की जगह आर ए बाई एल, तो आर ए बाई एल। सभी डाटा आपको दे रखा है। E कितना दे रखा है? 10। लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 10। रेजिस्टेंस में कितना दे रखा है? 10। और एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या? पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर रेडियस 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 और रूट अपॉन रूट पाई का हो जाएगा पाई। पाई से पाई कैंसिल, आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 10 की पावर 4 ऊपर गया 10 की पावर -4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, शायद क्या 100% कैलकुलेशन मिस्टेक करी। एक बार वापस डाटा पुट किए। E क्या दे रखा है? 10। लेंथ क्या दे रखी है अपनी? 10। रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? 10। सॉरी, मैंने एरिया पाई आर स्क्वायर में 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 होता है, और आपको रूट पाई का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 1 10 से 1 10 गया 10 की पावर -4 ऊपर गया 10 की पावर +4, तो 10 की पावर 5 का करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। फिर हम 18th नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फिर एक बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, जिसके अंदर फॉर्मूले के बेस पे हमें सिर्फ जज करना है कि द सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। सभी को पता है कि ड्रॉप बबल के अंदर जो प्रेशर था, ड्रॉप बबल के अंदर प्रेशर था 2T बाय आर। क्या होता है? 2T बाय आर। और सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 4T बाय आर। क्या करें? बोली 2T बाय आर हो, बोली 4T बाय आर हो, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ हम ड्रॉप बबल को एक्सपैंड करेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या देगा? बी। सिंपल सवाल, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपको फॉर्मूला पता हो तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप सिर्फ फॉर्मूला बेस पर क्रैक कर सकते हो, बट ये कि फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल। हाँ जस्ट इन सवाल को मैं अच्छी ग्रेड के अंदर कंसीडर कर सकता हूँ। है तो वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पर बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बस ये जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूँ तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहना चाहता है? बायोट-सावर्ट्स लॉ गिव्स us the expression for the magnetic field strength of infinitesimal current element ideal for current carrying conductors। एकदम करेक्ट बात, सबने पढ़ा है कि dB होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। बायोट-सावर्ट्स लॉ हमें एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, करंट कैरिंग एलिमेंट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। यस करेक्ट। dB वैसे और भी होता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एन एनालॉजी ऑफ टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q। अब यहां तक स्टेटमेंट को तो मैं गलत कंसीडर नहीं कर सकता। d के इनवर्स स्क्वायर लॉ, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और वहां पे होता है f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ तो फॉलो हो रहा है, तो क्या स्टेटमेंट राइट है? नहीं, अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। यदि स्टेटमेंट यहाँ क्लोज होता था तो शायद मैं टिक करता स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे। विद द फॉर्मल बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स आइडियल। इट्स अ स्केलर सोर्स? नो, इट्स अ वेक्टर सोर्स। It's a vector source. It's not a scalar source. It's a vector source. Dx is the vector quantity, so it's not a scalar source. This statement is wrong. ये statement गलत है। तो आगे और बढ़ते हैं। While the latter being produced by vector source Q, charge scalar quantity है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अ शेल ऑफ मास m, कॉमन क्वेश्चन, दुनिया का ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सवाल नहीं पूछा गया हो, डायरेक्ट सवाल पूछा गया। अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट ऑफ मासेस इन द रेशियो 2:2:1। तो यदि मैं कंसीडर करता हूं m1 इज इक्वल टू 2x, m2 इज इक्वल टू 2x और m3 इज इक्वल टू x, 3 टुकड़ों में गया जिनके मासेस का रेशियो 2:2:1 है, 2x और x। If the fragments have equal masses fly off mutually perpendicular with speed v, दो सेम मासेस के टुकड़े परपेंडिकुलर गए, पहला टुकड़ा 2x मास का इस तरफ गया तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv, होता है mv, तो 2xv। दूसरा पार्टिकल 2x का मास का जो उसकी परपेंडिकुलर 2xv, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? एक बात हमेशा याद रखना, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री एंगल पे तो रिजल्टेंट इनटू √3 टाइम्स देंगे, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स और 120% देंगे। सेम मैग्नीट्यूड के रिजल्ट आएगा √2 इंटू 2xv। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने के थर्ड पार्टिकल को रिजल्टेंट के रिवर्स में आना पड़ेगा। क्या रिवर्स में आना पड़ेगा? तो मास कितना है इसका x और स्पीड आपको क्या करनी निकालनी है, दोनों को बराबर कर दो। तो 2√2xv इज इक्वल टू x इंटू v डैश, x से x कैंसिल है, v डैश इक्वल टू 2√2v इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, बेसिक अप्रोच। सभी को टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पता होगा। मैं तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर लूं। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक विस्कस लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया जाए तो वो लगातार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती रहती है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। मींस सॉरी मैं गलत स्टेटमेंट बोल गया, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं होती, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं होता, सॉरी, बट उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती रहती है और एक कंडीशन के बाद वो स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और वो जैसे उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में सबसे परफेक्ट ग्राफ कौन सा है? बी ग्राफ में देखिए स्पीड लगातार बढ़ती है और एक कंडीशन स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स के सबसे इजी सवालों में से एक सवाल, the angular speed of a flight wheel moving with uniform angular axis changes from 1200 rpm, ओमेगा 1 कितना है? 1200 rpm to omega 2 is equal to 3120 rpm in 16 second, then find the alpha। तो सबसे पहले आप आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 60, 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60, तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 20 बार 40 पाई रेडियन पर सेकंड। कितना? 40 पाई रेडियन पर सेकंड। इसको भी कन्वर्ट कीजिए, 2 पाई इंटू 3120 अपॉन 60, 0 से 0 गया, 6 35 6 2 12 104 पाई, 104 पाई। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, ये ओमेगा नॉट हो गया, ये ओमेगा टी हो गया। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा टी कितना है? 104 पाई, ओमेगा नॉट इज 40 पाई, अल्फा पूछा है टी इज इक्वल टू 16, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 40 पाई दे गया माइनस का 40 पाई, तो 104 पाई में से 40 पाई गया तो कितना बचता है? 64 पाई अपॉन 64 पाई। करेक्ट आंसर 4 पाई। आंसर इज सी। फिर 23वां सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल, अल्टरनेटिंग सर्किट का सबसे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। सभी को पता है वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट बाय रूट 2। आरएमएस पोटेंशियल और पीक पोटेंशियल रिलेशन, वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। तो पीक वोल्टेज इज द √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज जो होती है ऑफ AC इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज। करेक्ट आंसर अपना क्या रहेगा? डी रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, यस बहुत ही अच्छा सवाल है। 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक डायमेंशन आपको चेक करनी पड़ सकती है, एक डायमेंशन। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी डायमेंशन m l t-2 a-2 की, वैसे इसमें आपको एक डायमेंशन, यस मैं खुद कहता हूँ
टाइमिंग कंज्यूमिंग टाइप का सवाल है, या तो आपको डायरेक्ट बताओ, या तो आपको डायरेक्ट बताओ, सिंपल सी बात है, आप एक एक की डायमेंशन निकालो, एक एक हिट एंड ट्राई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इन क्वेश्चंस को लास्ट में करना ज्यादा बेस्ट रहता है। फिर भी चलिए, यदि आप एक एक करके निकाल लीजिए, आप कुछ देखो, डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर है, सबको आना चाहिए। इसमें आप नोटिस ए, बी और सी की डायमेंशन इससे मैच नहीं होगी, डी की डायमेंशन मैच होगी। मैग्नेटिक परमिटिविटी मतलब म्यू नॉट की डायमेंशन इससे मैच हो जाएगी। मैं भी आपको म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल के बताता हूँ। अच्छा, सोलनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो हम म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, बी इंटू एल अपॉन एन आई। आप सभी डायमेंशन पुट कर दीजिए। सबसे पहले बी की डायमेंशन, अब बी की डायमेंशन कैसे निकाले, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2। क्यू की क्या होती है, a1 t1, और स्पीड की क्या होती है, l1 t माइनस 1। तो क्या आएगी अपनी, m1 l1 से l1 कट गया, t माइनस 1 ऊपरी t1 से t1 कट गया, m1 t माइनस 2 a माइनस 1। तो डायमेंशन को पुट कीजिए, m1 t माइनस 2 a माइनस 1। लेंथ की सबको पता है l1, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है a1। तो m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 2। आप देख लीजिए, यही डायमेंशन है, m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी की जो डायमेंशन होगी वो आपकी m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 2। ये इसका खुद मानता हूँ टाइमिंग कंज्यूमिंग सवाल है। अब आप या तो डायमेंशन रटा मान लीजिए, पर इतनी डायमेंशन कितनी रटोगे, 100 से ज्यादा डायमेंशन रट तो सकते हैं नहीं, या हिट एंड ट्राई, एक एक करके हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, जो टाइम कंज्यूम करेगा। तो ऐसे सवालों को मैं खुद कहूंगा कि लास्ट में करना ही ज्यादा बेटर सॉल्यूशन रहता है। 2500 सवाल सीधा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के ग्राफ आपको दे रखे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के ग्राफ है, जिसमें ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसको बताती है, वेलोसिटी को बताती है। तो ये ग्राफ 1 हो गया, ये ग्राफ 2 हो गया, तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू tan 30 अपॉन tan 45। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो tan 30 1/√3, tan 45 1। करेक्ट आंसर का 1/√3। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत ही सिंपल सवाल। 26 सवाल पे गौर करिए, 26 सवाल गौर कर रही है, अच्छा सवाल है। 26 सवाल में आपको 3 पीएन जंक्शन डायोड दे रखे हुए हैं और उसमें पूछा गया है कि किन पीएन जंक्शन डायोड्स में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जिसमें देखो मैं एक एक करके सारे बताता हूँ। पहला क्या देखो, पहला कुछ इस तरीके का दे रखा हुआ है, ये P, ये N, ये P, ये N। इसका कनेक्शन प्लस से किया हुआ है, इसका कनेक्शन माइनस से किया। थोड़ी बाइसिंग चेक करते हैं, बाइसिंग। अच्छा, P प्लस से कनेक्ट है, N माइनस से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। इसकी बाइसिंग देखते हैं, P प्लस से कनेक्ट है, N माइनस से फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगली ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगले इसमें भी डायग्राम दे रखा हुआ है, P N N P। ये प्लस से जुड़ा हुआ है, E माइनस से। तो बाइसिंग चेक करते हैं, P प्लस से जुड़ा हुआ है, N माइनस से फॉरवर्ड बाइसिंग, N प्लस से P में से रिवर्स बाइसिंग। अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, N P N P। इसको माइनस से कनेक्ट किया गया, इसको प्लस से कनेक्ट किया गया। तो बाइसिंग चेक करते हैं, N नेगेटिव से P पॉजिटिव से फॉरवर्ड बाइसिंग, N नेगेटिव से P पॉजिटिव से फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर था ए और सी के सर्किटों की बाइसिंग सेम है, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या देगा, सेम दिखे जाएंगे। ये रिवर्स बाइसिंग है, करंट को अलाउ नहीं करेगा, करंट को यदि स्मॉल वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ सर्किट ए एंड सी। तो 26वां सवाल आपका होगा बोथ ए एंड सी। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल इज 90 डिग्री। लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड सवाल है, 90 डिग्री। 28वां एक बार फिर यूनिट एंड डायमेंशन को भी इन्होंने अच्छा कवर किया है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, दे आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दे आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इनकी यूनिट तो होती है पर इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। प्लेन एंगल की होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, ठीक है, जबकि कोई डायमेंशन नहीं होती। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बी। 29वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेसिक स्तर पे सवाल पूछा गया है।
600 नैनोमीटर की लाइट इस्तेमाल करने पर 600 नैनोमीटर की लाइट इस्तेमाल करने पर एक स्मॉल रीजन के अंदर 8 फ्रिंजेस देखने को मिलती है। 8 फ्रिंजेस। यदि वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर कर दिया जाए तो उस रीजन में कितनी फ्रिंजेस देखने को मिलेगी? फ्रिंज विड्थ के बारे में तो आपने सबने पढ़ा होगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ जितनी ज्यादा फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा, फ्रिंजों के बीच में सेपरेशन उतना ही ज्यादा। तो यहाँ नोटिस करो फ्रिंज वेवलेंथ क्या कम हुई है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम मतलब फ्रिंजें क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएगी। और फ्रिंजें जितनी पास पास आएगी, इसका मतलब जिस रीजन में 8 फ्रिंजें बन रही थी उस रीजन में 8 से ज्यादा फ्रिंजें बनेगी। तो ये तो श्योर है कि ऑप्शन 6 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। बी और सी तो कट हो गया। बी ऑप्शन देखो 6 फ्रिंजेस। अभी मैंने बताया वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, फ्रिंज विड्थ कम होगी तो फ्रिंजेस पास पास आएगी, और फ्रिंजेस पास पास आएगी तो ज्यादा फ्रिंजेस बनेगी। एक टेबल पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं फैल फैल के, यदि उनको पास पास कर दिया तो 3 की जगह उसी जगह पे 5 स्टूडेंट बैठ पाएंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस। क्या? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। वेवलेंथ जितनी कम होगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ेगी। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 पहले फ्रिंजें कितनी थी? 8। कौन सी? 600 पे। n2 पूछा है कौन सी वेवलेंथ पे? 400 पे। सॉल्व कर लो, 4 से 8 करिए 2 बार 1200, n2 इक्वल टू 12 फ्रिंजेस। उसी जगह कितनी फ्रिंजें नजर आएगी? 12 फ्रिंजें नजर आएगी। 13 नंबर क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल में इतना कोई लॉजिक नहीं है। नॉर्मल स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें क्या कह रहा है? एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है जो 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। कौन से? ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री एंगल, जिसका रिफ्लेक्टेड है √3। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और कुछ लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पहले अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो चलो ठीक है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या होता है? sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r। μ2 कितना देखा? √3। μ1 कितना देखा? 1। sin i कितना है? 60 डिग्री, और sin r अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो sin r इज इक्वल टू sin 60 √3/2 होता है, तो sin r इक्वल टू 1/2, r इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कितना रहेगा? 30 डिग्री। वो कह रहा है रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के बीच में एंगल कितना होगा, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। अच्छा, ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपनी सीधी लाइन होगी। 60 30 कितना हुआ? 90। स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है? 180 की। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। 60 + 90 + 30 कितना होगा? टोटल 180 हो गया ना, सिंपल सी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 90 डिग्री। 31 नंबर क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का सबसे बेसिक सवाल। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? याद कर लो, हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। ये अपना इनपुट ग्राफ है, ये अपना इनपुट ग्राफ है। तो रिपीटेशन कहां से आ रहा है? यहां से रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बन रही है? 1 और ये 2। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके बनता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर फिर रिपीटेशन कहां आ रहा है? यहीं पे आ रहा है। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी f है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कहती है f। यदि शायद मैंने उल्टा बोल दिया या मैंने शायद सही बोला होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ग्राफ कैसा आता है? कुछ इस तरीके का आता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या डबल हो जाती है। क्या होती है? रिपीटेशन कहां से आ गया? यहां से आ गया। तो यहां तक कितनी साइकिल बन रही है? 4 साइकिल्स बन रही है। क्या फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या? इन हाफ वेव रेक्टिफायर सेम ही रहेगी, 60 हर्ट्ज थी, 60 हर्ट्ज ही रहेगी। यही सवाल यदि फुल वेव रेक्टिफायर का होता तो करेक्ट आंसर क्या टिक करते? 120 हर्ट्ज टिक करते। तो याद रखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाएगी। बहुत ही बेसिक सवाल, 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सवाल। एक बॉडी है जिसका मास देगा 60 ग्राम, 60 ग्राम,
और ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा हुआ है अपना 3 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना होगा, मैं पक्का श्योर हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर यूनिट कूलम ऑफ अ टेस्ट चार्ज। सेम ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सेम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर यूनिट मास, पर यूनिट मास F बाय m0। फोर्स ये बस क्यूब कीजिए, क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। फोर्स कितना दे रखा? 3, मास 60 ग्राम डिवाइड बाय 1000 कीजिए, 0 से 0 काटिए, 3 से काटिए 2 बार, करेक्ट आंसर टिक कीजिए 50। करेक्ट आंसर क्या टिक कीजिए? 50। सी आंसर 33 नंबर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा गया है ये सवाल, नीट में 2 बार, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है सवाल नीट के अंदर। अ स्क्वायर रूट ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर रूट है जिसका साइड कितना दे रखा है? 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, और इसके प्लेन की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। ये प्लेन की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है? उसने बोला हुज प्लेन, ये रहा हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। क्या? BA cos थीटा 90 डिग्री, किसी तरह का कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ये रिपीटेड सवाल है, 2 बार सवाल इससे पहले नीट में आ चुका है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के नाम से, अब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से आ गया। 34 नंबर क्वेश्चन, सिंपल। लेट T1 एंड T2 फॉर्मूला बेस्ड ऑन, सभी को पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, मैंने सभी को बताया। nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का 13.6 इंटू 1/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी के रेशियो क्या होंगे? फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n बराबर होता है 2, और सेकंड एक्साइटेड का मतलब होता है, सेकंड एक्साइटेड मतलब होता है n बराबर कितना होता है? 3। तो 2 और 3 में एनर्जी के रेशियो क्या होंगे? E स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1/E2 9:4 इज द करेक्ट आंसर ए। और अपना आखिरी सवाल 35 नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर फॉर्मूला बेस्ड सवाल। मैं आपको वापस ये लास्ट क्वेश्चन एक बार आपको फिर बता दूं, मैं नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है? एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी रेडियस 1 mm है, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे 100 टर्न्स पर mm, टर्न्स पर mm, तो mm को मीटर बदल दो, mm हटेगा तो 10 की पावर कितना आएगा? 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, 1 मीटर में mm हटेगा तो 10 की पावर -3, -3 ऊपर चला जाएगा तो 100 × 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर। mm नीचे है तो नीचे 10 की पावर -, ऊपर गया 10 की पावर 3। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। तो सोलेनाइड की कोर में मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, B = μ0 स्मॉल ni। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस अप्लाई करना आना चाहिए। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10 की पावर -7, स्मॉल n दे रखा हुआ 10 की पावर 5, 3 और 2 5, और i दे रखा हुआ 1। तो करेक्ट आंसर पाई × 10 की पावर -2 टेस्ला। सॉल्व कर लो, 4 पाई 12.56 × 10 की पावर -2 टेस्ला। तो अब एक बताइए, एक या दो क्वेश्चन, इक्का या दुक्का क्वेश्चन को हटाकर किस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो? हम नीट को लेकर यूं ही डरते हैं, जबकि नीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अपने अगले लेक्चर के अंदर सेक्शन 2 पर स्टडी करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं होते, पर ठीक है हम सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।